नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्लिंकिट 24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत साथियों, मेरे बड़े भाई हैं, उनका एक थोड़ा सा क्वेश्चन आ रहा था कि यार जो मिष्ठान फूड है, मिष्ठान फूड को थोड़ा सा एनालिसिस कर लो। 5-10 मिनट का एनालिसिस रहेगा। ये कंपनी बेचने या खरीदने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो केवल एक जनरल पर्पज से मैं थोड़ा बता रहा हूँ। मिष्ठान फूड जो कि कंपनी 1981 में बनी थी, कंपनी का जो मार्केट कैप है 537 करोड़ रुपया है। पहला कंपनी का जो बिजनेस है वो समझ लेते हैं। बिजनेस है सीधा सा, कंपनी जो किसानों से चावल खरीदती है, उस चावल को प्रोसेसिंग करती है, पैकेजिंग करती है। उस पैकेजिंग करने के बाद ये जो है अपने जो रिटेल आउटलेट हैं इनके, वहाँ पे बेच देती है ना, और वहाँ से इनके बिकते हैं। अब बात कर लेते हैं कंपनी के किन किन प्रोडक्टों में काम डील करती है। कंपनी चावलों में काम करती है, राइस में, नमक में, सेंधा नमक में। अभी लगभग 3 दाल भी वगैरह हैं, 3-4 प्रोडक्टों में कंपनी डील करती है ना। एक चीज़ हमने समझ ली, कंपनी का धंधा क्या है, कंपनी काम क्या करती है। दूसरा समझ लेते हैं, कंपनी सस्ती दिख रही है हमें, 5 रुपये के आसपास है। अब इतनी सस्ती क्यों है, ऊपर से इतने नीचे गिर के आई है, क्या कारण रहा है, बात करते हैं, समझ लेते हैं। पहला, कंपनी के पास में जो ज़्यादातर बिज़नेस है ना वो डोमेस्टिक है, मतलब 99% कंपनी का जो काम है वो भारत के अंदर है। 1% कंपनी एक्सपोर्ट करती है, वो लगभग तुम्हारा सिंगापुर और यूएसए में करती है। ठीक है, आगे समझ लेते हैं। 80 से 85% इनके ऐसे किसान हैं जो फिक्स हैं, जहाँ से माल खरीदते हैं, उसके बाद उसको प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग करने के बाद मतलब प्रोसेसिंग के लिए इनके गुजरात के पास हिम्मतनगर में एक प्लांट लगा हुआ है जो कि 45 मैट्रिक टन पर आवर की एक कैपेसिटी है, उसको ये बनाते हैं। ठीक है, पैकेजिंग करते हैं। पैकेजिंग की जो इनकी वो है ना कि 30 किलो और 50 किलो के पैकेट में काम करते हैं। और नमक की जो पैकेजिंग है वो मतलब 500 ग्राम और 1 केजी का नमक है। अब बात करें, 15 से ज़्यादा इनके पास में सुपर स्टॉक और होटल्स, रेस्टोरेंट, कैफ़े है ना, और जो होटल वगैरह रहते हैं, ढाबे वगैरह, वे हैं। 10 राज्यों में इनका काम है, और 10 राज्यों के अंदर 1 लाख से ज़्यादा इनके पास में रिटेल आउटलेट हैं, जिसे हम बोल सकते हैं विक्रेता है ना। प्रीमियम लोकेशन पे है, एक चेन है, मतलब सप्लाई चेन है। बात कर लेते हैं, कंपनी अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए यूएस और अमेरिका के जैसे देशों में अपना और थोड़ा सा वर्चस्व बढ़ाना चाह रही है। गुजरात सरकार के साथ में इन्होंने एक एथेनॉल को लेकर के मतलब 1 मैट्रिक टन पर एनम के मतलब पर एनम के आसपास में सरकार के साथ डील कर रखी है, जिसका जो रेवेन्यू है ना एवरेज मतलब 3500 करोड़ रुपए के आसपास रहेगा। अप्रैल 2024 में इनको एक परमिशन हुई थी, उस परमिशन के चलते इन्होंने जून 2024 में 15 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 3 लाख शेयर राइट इशू के जरिए अपने डायलूट किए थे, और उसमें 50 करोड़ रुपए रेज किए थे। और इन्होंने जो बताया ना, उस पैसे का करा क्या, मतलब इन्होंने बताया कि ऑपरेशन, बिजनेस है ना, और अपने आप को मतलब एक्सपेंड करना, और तुम्हारा डोमेस्टिक या इंटरनेशनली लेवल पे ले जाके अपने आप को एक्सपेंड करना, ये चाहते थे जो इन्होंने बताया। अब बात कर ली हमने कंपनी के धंधे की। कंपनी काम क्या करती है, मिष्ठान फूड चावलों में काम करती है, राइस और तुम्हारा नमक और दाल, इस टाइप का इसका काम है। अब कंपनी के बारे में समझ लेते थोड़ा सा, अच्छी चीज़ें हैं ना। अच्छी चीज़ क्या है, कंपनी का सदाबहार सेक्टर है, हमेशा धंधा अच्छा रहने वाला है। अच्छे राज्यों में पकड़ है, 10 राज्यों में पकड़ है, 1 लाख से ज़्यादा आउटलेट हैं, मतलब रिटेलर हैं। अब कंपनी के बारे में थोड़ा सा नेगेटिव बात भी कर लेते हैं। अच्छी बात हमने कर ली। पहली बात, कंपनी ने 2014 से लेकर 2018 तक जो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो 3% के आसपास बना हुआ था। जनरली एफएमसीजी जो कंपनियां रहती हैं ना, फास्ट मूवर कंज्यूमर गुड्स वाली जो कंपनी रहती है, उनमें जो मार्जिन रहता है वो कम ही रहता है। और क्या है, एक नेगेटिव तो ये हो गया, अभी 2023 से इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है। इसलिए बढ़ा है वो अभी आगे बताऊँ। एक चीज़ कि कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, मतलब जो धंधा आप कर रहे हो उस धंधे से जितना कैश जनरेट कर पा रहे हो, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आज तक भी जब से कंपनी बनी है पॉजिटिव में नहीं आई है। 5 साल के आसपास हो गए। कंपनी के पास में 824 करोड़ रुपए का इन्वेंट्री पड़ी है, ट्रेड रिसीवेबल पड़े हैं, जो पैसा आना है। और लगभग अंडर 6 मंथ के देखोगे तो लगभग 800 कुछ करोड़ रुपये, 824 करोड़ के आसपास। इन्वेंट्री ज़्यादा है, 180 दिन की है। इन्वेंट्री ज़्यादा होना अच्छी नहीं मानी जाती। ट्रेड टू रिसीवेबल, मतलब जो पैसा आने वाला है वो ज़्यादा है, 148 दिन के आसपास है। डे टू पेबल, जो अपने किसानों को ये पैसा देते हैं, वो 168 दिन का है, वो भी बढ़ रहा है, क्योंकि इनके पास में पैसा नहीं आता, इन्वेंट्री फंस जाती है। और इन्वेंट्री फंस जाती है मतलब लगभग 6 महीने दिन का पैसा अटका रहता है, जो कि अच्छा साइन नहीं है। दूसरा, एक तो ये चीज़ देख ली, किसानों को ये पैसा लेट दे रहे हैं। अब आगे समझते हैं। प्रमोटर की जो होल्डिंग थी तुम्हारा 49% थी, और प्रमोटर ने होल्डिंग को घटाते हुए ले आ रहे हैं, मतलब अपनी होल्डिंग घटा रहे हैं, 43% के आसपास की होल्डिंग ले आए। होल्डिंग घटा दी, पहली बात ये अच्छा साइन नहीं माना चाहता। क्यों?
अच्छा साइन क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि जब भी प्रमोटर होल्डिंग घटाए तो प्रमोटर होल्डिंग घटाना इसलिए अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि भाई जब से सबसे ज़्यादा कंपनी के बारे में प्रमोटर को पता रहता है, प्रमोटर होल्डिंग घटा रहा मतलब कोई नेगेटिव साइन है। अगर इकरा की बात करें, इकरा ने इनको BBB की रेटिंग दे रखी है। हर चीज़ का एक डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री को पढ़ने के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। तो आपको कंपनी सस्ती लग सकती है, हो सकता है कंपनी यहाँ से भी 5 गुना हो जाए, मैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं केवल कंपनी के बारे में जो अच्छी और जो बुरी चीज़ें हैं तो बता रहा हूँ। इकरा की BB की रेटिंग है, प्रमोटर अपनी होल्डिंग घटा रहे हैं। अगर बात करें नंबर ऑफ शेयर होल्डर की, 2022 में 49,700 शेयर होल्डर थे इसके, अभी जो बढ़ के हो गए हैं तुम्हारे 47,24,000 शेयर होल्डर हो गए। प्रमोटर की होल्डिंग घटने से डिपेंड करता है कि खरीद कौन रहा है। पता चले कि प्रमोटर ने अपनी 20% की होल्डिंग बेची और किसी सिंगापुर की कंपनी ने खरीद ली तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर नहीं बढ़ेंगे। अगर प्रमोटर होल्डिंग बेच रहा है और रिटेलर खरीद रहा है, मतलब समझदार निवेशक खरीद रहा है, तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर बढ़ जाएंगे। इसके पास में 2022 में लगभग 47,200 के आसपास में नंबर ऑफ शेयर होल्डर थे, जो कि बढ़ के हो गए हैं लगभग 47,24,000। तो ये नेगेटिव साइन है। दूसरा जो FII हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, जिनके पास में इसकी होल्डिंग हुआ करती थी लगभग 5%, उन्होंने घटाते इसको ले आए हैं 1.3% पर। तो मेरे लिए ये अच्छा साइन नहीं है। देखो, सबसे पहली बात है, मेरे पास में इस कंपनी के सामने दूसरी कंपनी खड़ी है, मैं कंपनी बेचने खरीदने की राय नहीं दे रहा। जैसे LNT फूड की बात करें, LT फूड सिमिलर इंडस्ट्री में काम करती है, 1980 में ही बनी थी। कंपनी का मार्केट कैप है 12,888 करोड़ का। ये कंपनी भी 1980 में बनी, लेकिन ये कंपनी आज भी 500 करोड़ की है। वो कंपनी LT फूड भी 1980 में बनी, वो कंपनी 1980 में बनने के बाद भी लगभग 13,000 करोड़ के मार्केट कैप पे खड़ी है। बात करें इस कंपनी का 1% एक्सपोर्ट है, 99% भारत के अंदर इसका काम है। बात करें हम LT फूड की, LT फूड 44% अमेरिका, भारत में 29%, यूरोप में 17% और मिडिल ईस्ट में 6%। ऐसे करके इसके पूरे ऑल ओवर विश्व में काम है। पहली बात ये अच्छी साइन है। LT फूड 78 देशों में काम करती है, मतलब एज द कंट्री ऑफ 78 कंट्रियों के अंदर LT फूड का काम है, ये अच्छा साइन है। बात करें FII की, तो FII के पास में 1% से होल्डिंग थी, जो अब बढ़ के हो गई है 10%। FII अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं LT फूड में। DII की जो होल्डिंग 3% के आसपास थी, उसने बढ़ा के कर ली 8%, मतलब 6% के आसपास। तो मैं किसी भी ऐसी कंपनी को रेफ़र करूंगा कि भाई जो कंपनी इसके अगेंस्ट में इससे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रही हो, क्योंकि मैं एक निवेशक का काम है, जो अच्छा काम करेगा मैं उसे चूज़ करूँगा। मैं कंपनी को बेचने या ख़रीदने की कोई राय नहीं दे रहा। ना तो मैं ये बोल रहा कि ये तुम्हारा मिष्ठान फूड कंपनी ख़राब है, इसे बेच दो, ना मैं ये बोल रहा कि ये अच्छी है बेच दो। मैं केवल जनरली बात कर रहा हूँ कि भाई ये कंपनी और इसके साथ में जो कंपनी खड़ी है उसमें इसमें क्या प्रीमियम लोकेशन है, क्या नहीं है। ये भी अच्छी है अपनी जगह, हमेशा प्राइस कम है, ये ठीक है, कम मार्केट कैप है, सीधी सी बात है, प्राइस कम है। कंपनी ने इक्विटी शेयर जारी किए, 50 करोड़ रुपए रेज़ किए, उससे अपने आप को एक्सपेंड करना चाह रही है। लेकिन इसके साथ में जो LT फूड पैटी है ना, LT फूड का 78 देशों में काम है, 78 देशों में अपने चावलों को एक्सपोर्ट करती है। चावल भी मतलब ऐसे नहीं है, मतलब आप सोचो दावत जैसे, मतलब दावत और अच्छे ब्रांड वाले चावल, मतलब उनके ब्रांड के नाम है, वो दावत चावल नहीं है, उनको राइस के नाम है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 2014 से LT फूड की पॉजिटिव में है, मतलब जो आप धंधा कर रहे हो उस धंधे से जो पैसा जनरेट कर पा रहे हो वो अच्छा है, पॉजिटिव में है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप कंपनी बुरी है, LT या दावत फूड ख़राब है या LT फूड अच्छी है ना। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर हम मिष्ठान फूड को LT फूड से कन्वर्ट करें, मतलब एक बात माने कि मिष्ठान फूड को देखें एक तरफ, हम LT फूड को देखें, दोनों में कंपेयर करें कौन सी कंपनी ज़्यादा बेहतर है। भाई LT फूड 12,000 मतलब 13,000 करोड़ के आसपास कम है, मतलब अपने आप को स्टेबल करके रखा है, 78 देशों में काम है और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बढ़िया है। ये कंपनी 500 करोड़ की है, छोटी है, 90-99% भारत के अंदर काम है। 2014 से अभी तक उसके जो मार्जिन है ना, LT फूड के 12-13% के मार्जिन है, स्टेबल मार्जिन बने हुए हैं। लेकिन मिष्ठान फूड के जो मार्जिन है वो 2-3% थे अब तक, अब आके एकदम से 23 हो गए। भाई ऐसा क्या, तुमने सोना बेचना चालू कर दिया क्या? तो मतलब 2-3 चीज़ें हैं, 5 साल हो गए। तो देखो
इन्वेंट्री उनमें भी मिलेगी आपको, ऐसा नहीं, डेज टू पेल उसमें भी मिलेगा, लेकिन उसका आरओसी भी मैटर करता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आरओसी उसका ज़्यादा है, इसका स्टेबल नहीं है, मतलब ऐसे ऐसे नहीं, अच्छा नहीं माना जाता। खरीदने बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मतलब एक जर्नली पर्पज से बता रहा हूँ। पर मेरे लिए मिष्ठान फूड और अगर एलटी फूड में कोई एक कंपनी को चूज़ किया जाए तो मैं एलटी फूड उसके साथ जाना ज़्यादा पसंद करूँगा, क्योंकि कंपनियों के अंदर क्या चल रहा है वो ना आप जानते ना मैं जानते। एक ब्राइट कॉम बिजनेस करके कंपनी थी, वो कंपनी को आप देखोगे तो बेहतरीन एकदम फंडामेंटल सब टॉप टॉप टॉप। उसके बाद में वो कंपनी में निकला क्या कि वो कोई माल नहीं बेच रही थी। एक्चुअल में ये सब चीज़ें जो होती है ना, इन्वेंट्री, ये सब क्या है, ये इनका गले में क्या है। तुमने माल बेचा हो, गल्ला तो दिखाओ, गले में बोलो रामवीर को माल बेचा था, रामवीर ने पैसा ही नहीं दिया। भाई जो तुम माल बेच रहे हो वो पैसा ही नहीं आ रहा तुम्हारा। तो ये चीज़ देखनी होती है, और इन कंपनियों में की इसलिए देखना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप ना कोई भी, चाहे मैं हूँ, आप किसी भी आरआई से बात करो, रिसर्च एनालिस्ट से, वो यही करेगा कि जो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री होती है ना, उसको डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया होता है पढ़ने का। एफएमसीजी को अलग तरीके से पढ़ा जाता है, एफएमसीजी को हमें दूसरे तरीके से देखना होता है। भाई अमेरिका, इसके 78 देशों में काम है, तो जाहिर सी बात है एक्सपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो डॉलर, अगर रुपया गिरेगा डॉलर की कीमत बढ़ेगी तो इस कंपनी को फ़ायदा होगा। 13,000 करोड़ की कंपनी, ये सब चीज़ें देखना होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। ज़्यादातर मैं अपने बड़े भैया जिन्होंने मेरे को ये मैसेज किया था, सुधीर जी, मैं उनसे कंपनी का केवल एनालिसिस किया है, बाकी वो मेरे से ज़्यादा बेहतर समझते हैं। मैं तो उनका छोटा भाई हूँ, जैसा आप वो चाहें। आप आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।